Good morning, all of you. Today we are going to explain exercise page. No one will speak. Already we are recording this lecture. Continue. That is why you are not allowed to speak. Check properly your microphone on or off. You have to off and no need to speak anything. By mistake also you are speaking that it is very bad. Means you pay attention here only and we are waiting for this thing. लास्ट हमने आपको यह पाठ पढ़ाया था जिसमें अलग अलग प्रकार की बातें की थी और कहानी हार की जीत अच्छी तरह से आपको समझाई थी। अब आज हम बात करने जा रहे हैं हार की जीत के प्रश्न के उत्तर ये सब आपको मिल जाएंगे और आपको मैं भेज रहा हूँ। लेकिन आज जो बात करनी है कि आपकी इमेजिन जो शक्ति होती है वो कैसे आगे बढ़े, उसका क्रिएटिव सृजनात्मक शक्ति का विकास कैसे हो। तो यहाँ पर अभ्यास में यह प्रश्न है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मान लो आप गांव के बैंक में लूट हुई। अक्सर ऐसा होता है, आजकल कोरोना संक्रमण बढ़ गया है और विश्व के इतिहास में भी आप देखें कि बैंक रॉबरी अक्सर होती है, बैंक लूट। तो अक्सर लूट किस प्रकार से होती है? आप जानते हैं कि नकाबपोश लोग आते हैं और अलग अलग प्रकार के हथियार लेकर आते हैं और किसी एक को डरा कर, धमका कर, गन रख कर लूटफाट करते हैं, डाका डालते हैं। यहाँ डाका डाकू डालते थे पुराने ज़माने में, उस प्रकार की वारदात अक्सर आती है, आपने देखा होगा। और अलग अलग प्रकार की क्राइम अलर्ट, क्राइम पेट्रोल, इस प्रकार की धारावाहिक में भी क्राइम रिलेटेड सीन होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के मानस में इस प्रकार की मानसिकता का विकास न हो, ये देखना हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। लेकिन फिर भी जो ज़माने में बन रही घटनाएं होती है और उसके लिए बच्चों को अलर्ट करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर हमें जो सीखना है वह हमारा, आप देखिए कौन बनेगा करोड़पति चल रहा होता है, लेकिन वहाँ कभी कभी गैस वर्क काम कर जाता है, अनुमान करना काम कर जाता है। लेकिन नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है और वह काम में आती है। और वहाँ पर आप देखिए कि अलग अलग प्रकार के संवाद होते हैं। ठीक इस प्रकार से हम किसी से बातचीत करते हैं तो भी संवाद होते हैं। तो हम हिंदी भाषा में दूसरों से बातचीत करें, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं डायलॉग डिलीवरी। अगर आपको किसी भी विषय को या विषय वस्तु को अच्छी तरह से सीखना है तो डायलॉग डिलीवरी आनी चाहिए। आपको कोई भी मनपसंद विषय मिले उस पर आपको डायलॉग डिलीवरी करना चाहिए। इसीलिए अलग अलग प्रकार से हम शीघ्र वक्तृत्व स्पर्धा और ऑन दी स्पॉट इलोक्यूशन और अगेंस्ट और फेवर में कोई टॉपिक पर अलग अलग प्रकार से स्पर्धाएँ विषय वस्तु या कंटेंट या सब्जेक्ट हिंदी, गुजराती, इंग्लिश में हम रखते हैं। तो यहाँ है कि मान लो आपके गांव की बैंक में लूट हुई है। आप छोटे हैं, सोचिए, और इस गलती के कारण किसकी गलती के कारण हुई, लुटेरे कौन थे और इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब देखिए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर पहली बात यह है कि कोई भी घटना होती है तो उस घटना के बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। आज कोरोना संक्रमण हो गया, कोरोना वायरस फैल गया चारों ओर। तो आप देखिए कि लोग पहले इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन आज इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए। और मार्च और अप्रैल में जब सीधा कोरोना आया तो बार बार आपके मम्मी पापा सभी बार बार डांटते थे कि हाथ धो, हाथ धो, हाथ मैले नहीं है, गंदे नहीं है, फिर भी आपको धोना पड़ता था। मतलब क्या है कि किसी भी बीमारी हो इससे पहले हमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सावधानी रखनी चाहिए। कोई भी घटना होती है तब हम सावधान होते हैं, उससे पहले हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ डायलॉग है, एक लड़का इस घटना के बारे में बोल रहा है, आप सुनना। मैं पढ़ रहा हूँ।
नाम यहाँ जो है वही दूंगा, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। रोहित बड़ा प्यारा नाम है। तो रोहित और मयंक यहाँ डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। तो पहला डायलॉग किस प्रकार से होता है, सोचिए। रोहित कहता है, अरे मयंक, कल रात अपने गांव की अभ्युदय बैंक में लूट की खबर तूने सुनी? पहला प्रश्न करता है। कोई घटना होती है तो हम दोस्तों से ये बात करते हैं, तूने ऐसा सुना, ऐसा हुआ, हमारी सोसाइटी में इस व्यक्ति को कोरोना हो गया, तुझे मालूम है, कहते हैं ना। तो दूसरा मयंक बोलता है, हाँ सुनी। तो उसमें तीसरा एक लड़का बोलता है, दमन, बैंक में 2 चौकीदार हैं, पर अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं या अन्य काम करते हैं, फिर लूट होना स्वाभाविक है। लूट होती है तो पहले ये सोचना पड़ता है कि चौकीदार है या नहीं, गनमैन है या नहीं। अगर है तो ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे लोग पैसे इसके लिए लेते हैं जो उनकी कार्य चौकी करना होता है तो चौकीदार कहा जाता है, वॉच करना होता है तो वॉचमैन कहते हैं, गार्ड करना होता है तो गार्डमैन कहते हैं। तो रोहित ने कहा कि तुमने बिल्कुल सच कहा। मयंक कहता है, पर ये लुटेरे कौन हो सकते हैं? सोचिए, अलग अलग प्रकार से सोच रहे हैं। तो दमन कहता है, वे ही लोग होंगे जिन्होंने नगर के मंदिर से मूर्तियां चुराई थी। अक्सर आप देखिए कि लोग चर्चा करते हैं तो जब पुलिस होते हैं, जब भी कोई जगह पर क्राइम होता है तो क्राइम होने वाली जगह पर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, कौन कहाँ आया था, कैसे मिले थे। अगर आसपास चोरी हुई तो उसकी घटना के सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं। इसके बाद अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसकी क्राइम हिस्ट्री है या नहीं, या हिस्ट्री शीटर है या नहीं, या आसपास कहीं चोरी करने वाला है तो कहीं उसने दूसरा डाका डाला है या नहीं। यानी कि पुलिस जो होती है क्राइम के प्रति सजग रहने वाली, जो हमारी सुरक्षा करने वाली जो टीम होती है, हम लोग ये जांच पड़ताल करते हैं। तो एक दमन नाम के लड़के ने कहा कि वे ही होंगे जो जिन्होंने नगर के मंदिर से मूर्तियां चुराई थी। रोहित बोलता है कि सेठ किरोड़ीमल के घर में डाका डालने वाले लोग भी यही हो सकते हैं। अब देखिए, कोई भी घटना होती है तो लोग अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में इकट्ठे हो जाते हैं और लोग कहेंगे इस जगह ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, यह हुआ था, यही हुआ था, यह भिखारी आया था, इसको अंदर आने दी इसलिए ऐसा हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो सेठ करोड़ीमल के घर के डाका डालने वाले लोग भी ये हो सकते हैं। मैं तो कोई भी हो, बड़े शातिर और हिम्मत वाले हैं जो चोरी करने आते हैं। गुजराती में कहा जाता है कि चोर नहीं चार नजर। तो वो शातिर होते हैं और हिम्मत वाले होते हैं। दमन कहता है, चोर डाकू लुटेरे हिम्मत वाले तो होते हैं, वे अपनी जान की बाजी खेल कर इस प्रकार से डाका डालते हैं और दूसरे लोगों को मारते हैं, काटते हैं। पुलिस पिछले महीने में हुई एक भी चोरी का पता नहीं लगा सकी। कभी कभी ऐसे अनजान चोर होते हैं जिनकी हिस्ट्री ना हो, अगर चोर करने आए तो उसकी फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड और जो स्नीपर डॉग होते हैं उनको भेजा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चोर बड़े शातिर होते हैं, हैंड ग्लोव्स पहनते, फिंगर नहीं आने देते, कोई प्रूफ नहीं छोड़ते और सीसीटीवी कैमरा में नहीं आते या हिस्ट्री सिस्टम ना हो तो वाह नहीं मिल पाते। रोहित कहते पुलिस पिछले महीनों में कोई एक भी चोरी का पता नहीं लगा सकी। मयंक कहता है कि ऐसी घटनाओं से बचाव कैसे हो सकता है। ये अब छोटे से बच्चों को छोटी छोटी घटनाओं पर बचाव करना आवश्यक है। बच्चे अगर अलर्ट हो जाए तो आप देखिए कि हमारे देश के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार यानी उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो वे बच्चे अपनी बहादुरी के कारण, कोई चोर या डकैत से लड़ जाता है, कोई अलग अलग प्रकार से, जो से तैरना आता है तो पानी में से किसी को बचाता है, कोई आग से बहुत से लोगों को बचाता है। यानी बहुत सारी बहादुरी। अक्सर आप 26 जनवरी के दिन जो बहादुर बच्चे होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे या न्यूज़ में देखेंगे, आपको पता चलेगा कि यह लड़के ने कैसे अपनी जान की बाजी पर खेलकर यह कार्य किया। तो यहाँ पर यह बात आवश्यक होती है कि ऐसी घटनाओं से बचाव कैसे हो सकता है। तो दमन कहता है 3 तरीके हैं। बैंक अपने यहाँ सशस्त्र चौकीदार रखे। सशस्त्र चौकीदार, आप जानते हैं बच्चों के आए दिन क्या होता है कि जो लूटने वाले होते हैं, डाका डालने वाले होते हैं, डकैत होते हैं, वे क्या करते हैं, वे गन लेकर आते हैं। हमारे सैनिक के या वॉचमैन के या चौकीदार के पास एक डंडा है तो डंडा लेकर क्या करेगा, वो गन लगा देगा।
कनपट्टी पर। समझ में आ रहा है? बैंक में एक दो जासूस मौजूद रहे, यानी बाहर से कोई अनावश्यक गतिविधियां हो रही है तो उसके पर ध्यान रखने के लिए एक जासूस को रहना आवश्यक है। आगे, बैंक से सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए। बैंक में सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, अक्सर ये कंपलसरी कर दिया गया है सभी जगह पर। रोहित कहता है कि हाँ, अब ऐसे उपाय के बिना काम नहीं चलेगा, ऐसे उपाय के बिना काम नहीं चलेगा। मतलब एक लड़का दूसरे लड़के के साथ डायलॉग डिलीवरी कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप दोस्तों इस प्रकार कहीं भी जो घटनाक्रम होता है उस घटनाक्रम के आधार पर आप अलग अलग प्रकार से एक डायलॉग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बस स्टैंड पर मिले किसी से तो बस स्टेशन पर आधा घंटा डायलॉग लिखिए। आप परिवार में हैं, कहीं गए घूमने के लिए, फॉर एग्जांपल इलेक्शन आए तो मतदान मथक पर घंटा मतलब बिताया हुआ समय, समझ में आता है ना? तो ऐसे हमें ये ध्यान में रखना होता है दोस्तों। जो बात कर रहा हूँ मैं, ये आपकी इमेजनरी और सृजनात्मक शक्ति की बात की। आपको मैं एक बात बता दूँ कि इमेजनरी और सृजनात्मक शक्ति बच्चों की होनी चाहिए, और इसलिए हम प्रयास करते हैं आपको कि ये सब समझ सके। आगे का जो पैराग्राफ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, ध्यान से उसे देखें। परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी विद्यार्थी ध्यान से उसे पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ को हिंदी में गद्य समीक्षा कहते हैं। आपको अपनी कॉपी में ये लिखना है दोस्तों, गद्य समीक्षा। और कोई कविता दी जाती है, उसका जो पैराग्राफ होता है उसे पद्य समीक्षा कहा जाता है। तो अब देखिए, यहाँ ये पैराग्राफ है, आपने शायद पढ़ लिया होगा। जिसे पढ़ना अच्छी तरह से नहीं आता, ध्यान से एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिए। घर पर बैठकर हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए पढ़ने की। और हिंदी लगातार आप अपनी न्यूज़ में, चैनलों में कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं तो देखिए कि इसका उच्चारण कैसे होता है। और विषय वस्तु को समझने के लिए ज़्यादा उसमें रस लेना आवश्यक है, और भाषा आप जैसे जैसे उसमें रस लेंगे वैसे समझ में आएगी। तो पहला वाक्य है दोस्तों, सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशव प्लस अवस्था भी पार नहीं कर सकी थी। गद्य समीक्षा करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है? पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ना होता है, और 2-3 बार पढ़ने के बाद उसमें क्या कहा गया है उसको समझना होता है, उसका भाव ग्रहण करना होता है। इसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं, और परीक्षा में आपको इसके मार्क्स मिलते हैं। सिलेबस में, पाठ्यक्रम में यह 8, 9, 10, 11, 12 सभी में आता है। राइटिंग टास्क, लेखन कौशल में आता है। यानी कि आपको पहला जो क्वेश्चन होता है वह कविता के प्रश्न होते हैं, सेक्शन ए, इसके बाद बी, इसके बाद श्री ग्रामर का, और उसके बाद डी जो होता है लेखन कौशल्य होता है, जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें ऐसा होता है। इसलिए आपको ये आवश्यक है पढ़ने के लिए। तो सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशव अवस्था भी नहीं पार कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। उसका शरीर कैसा था? कोमल था और लघु था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, स्वर्णा आदि उसका परिचय बन गए। दोस्तों आपको समझ में आया? पहला पैराग्राफ है, मैंने आपको पढ़ा। अब आगे देखते हैं। परंतु उस बेचारे हरिण शावक को कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है।
बेचारी सोना भी मनुष्य को इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से मंथन करना हुआ, मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैव हृदय सदै इस प्रकार का शब्द होता है। सा मतलब जुड़ा हुआ, सद्य यहाँ सद्य है, सद्य मतलब अभी अभी जिसने बच्चे को जन्म दिया है। सद्य प्रसूता, प्रसूता प्रसूति शब्द आपने सुना होगा, बच्चे को जन्म देना मतलब प्रसूति, और सद्य प्रसूता मतलब अभी अभी उसने बच्चे को जन्म दिया है। सदैव और हृदय मैंने आपको समझाया। और यह सद्य होने के कारण भागने में असमर्थ रही सद्य जात मृग शिशु। सद्य जात मृग शिशु मतलब जिस बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है। हिरण का जो बच्चा होता है उसे हिंदी में शावक कहते हैं। हरिण शावक या हिरण शावक, तो वह भाग नहीं सकता था। अतः मृगी माँ, मृग मतलब हिरण, और मृगी माँ मतलब हिरण की माँ अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दिए। विद्यार्थी मित्रों, दोस्तों, यह जो परिच्छेद है वह सोना हिरनी से लिया गया है। महादेवी वर्मा संस्कृत और हिंदी की प्राध्यापिका थी और उन्होंने मेरा परिवार नामक अपनी संस्कृत की महाविद्यालय यानी कॉलेज में अलग अलग प्रकार से ऐसे जानवरों को पाला था जो कहीं से उनको मिले थे, दुख में थे, दर्द में थे, उनका सहारा ना था, उनको सहारा दिया था। सोना इस प्रकार से उनको मिली थी और सोना हिरनी की यहाँ वर्णन है। महादेव वर्मा संस्कृत के अध्यापिका थी, इसलिए संस्कृत भाषा यहाँ हिंदी में ज़्यादा दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ इसके आधार पर प्रश्न के उत्तर और शब्दार्थ। लच्छा, लच्छा यानी गुच्छा। लच्छा तो आपने सुना है ना, अक्सर हम पतंग चगाते हैं तब डोरी लच्छा हो गया ऐसे कहते हैं, इसका लच्छा बना दो। लच्छा गुच्छा, बालों का लच्छा। शावक हिरण का बच्चा। सद्य प्रसूता, सद्य प्रसूता मतलब हाल जिसने बच्चे का जन्म लिया है, ब्याही हुई है, बच्चे को जन्म दिया है। फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ती है, उसने 2 बच्चे को जन्म दिया, तो हम कहेंगे कि यह सद्य प्रसूता है, अभी ब्याई हुई। ब्याई, ब्याई मतलब गुजराती में विवाई, अपने वाई शब्द बोलिए, विवाई शुद्ध गुजराती में। सद्य जाता, तुरंत जन्मा हुआ बच्चा। कुत्ती ने बच्चे को जन्म दिया, 2 बच्चों को, छोटे से बच्चों को, तो वह सद्य जाता कहा जाता है। तो सही पर उत्तर पर का निशान लगाए। अब आपको करना क्या है, आपकी किताब में यह निशान कर देने हैं, बाद में वो नोटबुक में कॉपी में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है कि सोना हिरण का रंग कैसा था, लाल, पीला या सुनहरा। तो सुनहरा रंग सोना हिरण का था। दूसरा प्रश्न है, याद रखना आप, लिखना है बाद में। मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा। तो मृग हिरणों का समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा। आगे है रिक्त स्थान दीजिए। यह पैराग्राफ के आधार पर ये प्रश्न के उत्तर देने हैं दोस्तों। सोना अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। शैशवा अवस्था, शैशव, शैशव मतलब बचपन। यह शब्द आपके लिए नया है इसलिए सुना रहा हूँ, क्योंकि ये आपको लेखन कौशल में आपको काम में आएगा। शैशव, आपको निबंध भी पूछा जाता है, मेरे शैशव के संस्मरण यानी कि मेरी बचपन की यादें, या अगर बचपन लौट आता। शैशव मतलब बचपन। आगे ख है कि हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। व्यथा की कथा, दुख और दर्द की पीड़ा, व्यथा कथा, याद रखना। आगे है आहट। आहट शब्द सुना है आपने, आहट। आहट मतलब डर लगता है या अचानक धीरे धीरे से किसी की आवाज़ आती है तो उसे क्या कहते हैं, आहट। पहले ऐसी हॉरर धारावाहिक सीरियल आती थी जिसका नाम आहट था। आहट, आहट मतलब धीरे धीरे से किसी से कोई प्रकार की आवाज़ आती है, उसे आहट कहते हैं। धीरे धीरे से किसी के चलने की आवाज़,
यानी कि आहट, चाप। आगे शैशव अवस्था मतलब शिशु की अवस्था। आगे 14 है, इन शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। लघु, लघु मतलब छोटा, तो लघु मतलब छोटा, तो उसका विरोधी होगा विराट, विशाल। आहट, आहट शब्द सुना है ना, आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। शैशव अवस्था मतलब शिशु की अवस्था। लघु मतलब विराट, विशाल। मानव, मानव यानी इंसान, लेकिन अगर मानव बहुत बुरा काम करता है जानवर जैसा, तो उसे क्या कहते हैं? हैवान कहते हैं। क्या कहते हैं? हैवान कहते हैं। मतलब पांचवा प्रश्न है, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? आपको नोटबुक में यह गद्य समीक्षा लिखनी है। अब आगे हम देखेंगे कि आगे कहानी लेखन है दोस्तों। एक कहानी है, प्रश्न 4 ध्यान से पढ़िए। एक बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी को आगे बढ़ाना है दोस्तों। अक्सर दोस्तों आप जानते हैं कि आजकल मोबाइल और टेक्नोलॉजी का युग है। बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता है तो गेम खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहानी पुराने ज़माने में नानी माँ, दादी माँ कहानी बच्चों को कहती थी, और कहानी से कि बच्चों का मानसिक विकास बहुत बढ़िया होता था। तो कहानी लेखन कैसे करना है? आपको परीक्षा में, इम्तिहान में, एग्ज़ाम में ऐसी कहानी प्रारूप यानी पॉइंट्स दिए जाते हैं और आपको कहानी लिखनी होती है। तो कहानी आगे कैसे बढ़ाएंगे? सबसे पहले कहानी लिखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि घटनाक्रम क्या है। तो अगर आप सोचिए कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? अकबर और बीरबल की कहानी तो आपने सुनी होगी, बहुत सारी कहानियाँ, तेनालीरामन की कहानियाँ सुनी है ना आपने। अकबर, बीरबल। अब बीरबल बहुत होशियार, उसके 9 रत्न में से एक था और किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देता था। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कहानी में सुना रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है और बाद में अपनी कॉपी में लिखना है। दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? अकबर की इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाया। आपको प्रश्न पूछा दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, तो कोई कहेगा डायनासोर है, कोई कहेगा ये है, कोई कहेगा ये है। आपके दिमाग में जिसने उत्तर आएंगे आप कहेंगे, लेकिन किसी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया, तो किसी ने सिंह को शक्तिशाली बताया। कोई कहता है हाथी शक्तिशाली है, तो कोई कहता है सिंह मांसाहारी है, वो मार डालता है सभी को, वो सबसे शक्तिशाली है, जंगल का राजा है, वनराज है। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग प्रकार से उत्तर दिए। कहानी सुना रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। जब इसका उत्तर देने के लिए जब बीरबल को कहा गया, तो उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाया। सूरज को, सन, सूरज सबसे शक्तिशाली है। और अकबर ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई, कैसे शक्तिशाली है। छोटी सी कहानी है, कहानी में भी कहानी कभी होता है बहुत सुंदर। तो सबसे पहले हवा आगे बढ़ी, तो हवा, पानी और सूरज की एक बार बहस हुई। एक बार की कहानी बीरबल ने सुनाई। एक बार हवा, एयर, जल, पानी और सूरज यानी सन, इनमें बहस छिड़ी। बहस छिड़ी मतलब दोस्तों इनमें डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई। तीनों स्वयं को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे, सभी अपने आप को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी और उन्होंने कहा कि देखो, वह यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट उतरवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली। एक व्यक्ति जा रहा था मुसाफिर, तो उसने कहा कि जो व्यक्ति कोट पहनकर जा रहा है उसका कोट अगर कोई उतरवा दे तो सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। और इस प्रकार सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज से तेज हवा चलने लगी। आप जानते हैं उसके तूफान ने रूप दे लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा, उसके हाथ से कसकर कोट पकड़ लिया। आखिर हवा ने हाथ ली, बहुत तेज हवा आई लेकिन उसने कोट पकड़ लिया, मतलब कोट उड़ा नहीं, हवा बहुत जोर से ताकत करने लगी, पूरी
गति के साथ, लेकिन उसका कोट नहीं। अब पानी की ताकत दिखानी शुरू कर दी, जोर की बारिश होने लगी, यात्री पूरी तरह से भीग गया, पर उसने कोट ना निकाला। वह भीग गया, ठिठुरने लगा, पर उसने कोट ना निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली, इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट उतार दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया और बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। यानी कहानी इस प्रकार से बनती है दोस्तों कि अगर सूरज सबसे श्रेष्ठ शक्तिशाली माना गया, यानी कि वह बीरबल हाजिर जवाबी था, उसने इस प्रकार से यह घटनाक्रम सुनाई। और दोस्तों यहाँ हमने दो बात सीखी। पहली बात यह है कि एक गद्य से मिक्स एक पैराग्राफ और उसके प्रश्न के उत्तर, और दूसरी बात एक छोटी सी कहानी, और इस कहानी को आपको लेखन करना है। और आगे हमें जो व्याकरण है वह हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा।